नमस्कार। आज हम निमित्त ओझा की एक हिंदी कृति है सतोरी, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस किताब के कुछ सारांश हैं, तो उन्हीं के आधार पर हम इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो मकसद यही है कि किताब कहना क्या चाहती है, खासकर ये जो आध्यात्मिक जागृति और आत्मबोध जैसे विषय हैं, उनको कैसे सामने रखती है। और सबसे पहले तो ये नाम ही सतोरी, ये अपने आप में थोड़ा जिज्ञासा जगाता है। जैसा कि हमें पता चला, ये एक जापानी ज़ेन बौद्ध शब्द है जिसका मतलब होता है अचानक से हुआ आत्मबोध, या कह लें कि एकदम से एक पल में कोई आध्यात्मिक जागृति हो जाना, जैसे अचानक कोई बिजली कौंध जाए। तो जाहिर है किताब आत्मा, अस्तित्व का मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य, खुद को जानना, ऐसे गहरे सवालों के आसपास ही घूमती होगी। तो चलिए थोड़ा खोलते इन विचारों को। बिल्कुल। जो जानकारी हमारे पास है वो यही बताती है कि कहानी का जो मुख्य पात्र है वो जीवन में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जहां उसे जिंदगी के कुछ बुनियादी सत्यों का एहसास होता है। और देखिए, यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये जो एहसास है ये किसी बाहरी दुनिया की कामयाबी या कोई पद उपलब्धि उससे नहीं आता। ये पूरी तरह से अंदर की यात्रा का नतीजा है। समझ अंदर से ही आती है। अच्छा, तो साफ है, ये बाहर की दुनिया की जो भागदौड़ है, पैसा, नाम, शोहरत, उस सब से ध्यान हटाकर अपने अंदर देखने की बात है। हाँ, और जो बात इसे और वजन देती है वो ये कि स्रोत इस पर भी रोशनी डालते हैं कि किताब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करती। ये जो इंसानी पीड़ा है, दुख है, भ्रम जिसे हम अपने दर्शन में माया कहते हैं, और अहंकार यानी ईगो, उसकी जो मुश्किलें हैं उनको भी सामने रखती है। और सिर्फ रखती नहीं बल्कि इन सब से गुजर कर उस जागृति तक, उस सतोरी तक पहुंचने का जो संघर्ष है उसे भी दिखाती है। ये सब सीधे सीधे सतोरी के कॉन्सेप्ट से जुड़ता है। वो पल जब भ्रम का पर्दा हटता है और सच्चाई एकदम साफ दिख जाती है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है कि कहानी इन गहरे थोड़े मुश्किल विचारों को पाठक तक पहुंचाती कैसे है। सिर्फ फिलॉसफी बताना एक बात है, पर उसे कहानी में बुनना, वो भी सहजता से, जैसा सारांश कह रहे हैं। कहते हैं कि इसमें दार्शनिक संवाद है, सवाल जवाब का स्टाइल है, यहाँ तक कि ध्यान की प्रक्रिया भी बताई है। बड़े आराम से, बोझिल नहीं लगता होगा। और शायद यही सहजता, ये जो सिंप्लिसिटी है, इसकी सबसे बड़ी ताकत है। जानकारी यही कहती है कि भाषा बहुत सरल रखी गई है, लेकिन उसमें विचारों की गहराई जबरदस्त है। ऐसा लगता है कि लेखक का इरादा सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, वो पाठक को इमोशनली और इंटेलेक्चुअली दोनों लेवल पर कनेक्ट करना चाहते हैं। उन्हें उकसाना चाहते हैं कि वो खुद से सवाल करें, अपनी सोच को टटोलें और शायद एक तरह की जो मन की शांति होती है उसकी तलाश करें। भाषा की सरलता इसे सब तक पहुंचाती है, पर विचार सोचने पर मजबूर करते हैं। अच्छा संतुलन है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, फिर ये तो पाठक के लिए एक आईने जैसा हो गया, जिसमें वो अपनी ही शायद कोई झलक देख पाए, अपने सवालों से टकराएं। जैसे कहानी का पात्र यात्रा पर है, वैसे पाठक भी अनजाने में एक यात्रा शुरू कर दे। निश्चित रूप से स्रोत इसे बिल्कुल ऐसा ही बताते हैं जैसे कोई गाइड हो आत्मखोज में रुचि रखने वालों के लिए। ये ऐसी किताब नहीं लगती जिसे पढ़ के बस रख दिया, बल्कि सारांश इसे ऐसी रचना बताते हैं जो पाठक को रुकने, सोचने, अपने जीवन के अनुभवों को इस कहानी के साथ रख कर देखने की प्रेरणा देती है। इसमें ठहराव है, जल्दबाजी नहीं। मुझे ये सतोरी का जो मतलब है अचानक आत्मबोध, इस पर थोड़ा और सोचने का मन कर रहा है। ये विचार की ज्ञान या समझ धीरे धीरे जमा होने के बजाय एकदम से एक पल में आ सकती है, ये काफी अलग है। क्या इस स्रोत इस अचानक वाले पहलू पर कुछ और बताते हैं? क्या ये सच में अचानक है या किसी तैयारी के बाद होता है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे इसका कोई मनोवैज्ञानिक विश्लेषण तो नहीं देते, लेकिन ज़ेन बौद्ध परंपरा में सतोरी का मूल भाव यही है। ये ज्ञान का एक अचानक अप्रत्याशित अनुभव होता है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये अनुभव अक्सर सालों के ध्यान, अभ्यास या किसी गहरी खोज के बाद ही होता है, लेकिन उसका होना, वो पल अपने आप में अचानक होता है। कभी कभी तो बिना किसी खास वजह के भी हो सकता है। किताब का जो शीर्षक है और नायक का अनुभव, जैसा सारांशों में इशारा है, वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि सत्य का एहसास एक पल में हो सकता है, चाहे उस पल तक पहुंचने की यात्रा कितनी ही लंबी और मुश्किल रही हो। ये बाहरी तर्क से ज्यादा एक गहरा भीतरी अनुभव है। इसमें बुद्धि से ज्यादा अनुभव का वजन है।
और कहानी में ये जो दार्शनिक संवाद और सवाल जवाब की शैली का इस्तेमाल है, ये तरीका शायद पाठक को सिर्फ सुनने वाला बनाए रखने के बजाय उसे सोचने की प्रक्रिया में शामिल करने का एक तरीका है ना। जैसे कोई गुरु शिष्य बात कर रहे हों और पढ़ने वाला भी उस चर्चा का हिस्सा बन जाए अपने मन में। बिल्कुल सही कहा आपने। ये शैली पाठक को सिर्फ जानकारी नहीं देती, बल्कि उसकी अपनी समझ को जगाने की कोशिश करती है। जब कहानी के पात्र गहरे सवाल पूछते हैं या उन पर सोचते हैं, तो पढ़ने वाला भी जाने अनजाने ही सही अपने जीवन के संदर्भ में उन्हीं सवालों पर सोचने लगता है। इंटरैक्टिव है ये। और स्रोत में जो ध्यान की प्रक्रिया के वर्णन का जिक्र है, वो भी इसी तरफ इशारा करता है। ये दिखाता है कि किताब शायद सिर्फ दिमागी कसरत पर नहीं, बल्कि अनुभव से जानने पर भी जोर देती है। ध्यान तो है ही अंदर देखने की प्रक्रिया। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि स्रोत में मानवीय पीड़ा और भ्रम यानी माया का साफ साफ जिक्र है। अक्सर जब आध्यात्मिक जागरूकता की बात होती है तो लोग बस शांति और आनंद पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन क्या पीड़ा, दुख और भ्रम को मानना और समझना भी इस जागरूकता का एक जरूरी हिस्सा है, जैसा ये स्रोत बता रहे हैं? और उनसे गुजरने को आत्मज्ञान के लिए जरूरी माना जाता है। जब तक हम भ्रम को, माया को पहचानेंगे नहीं, उसके रूप को समझेंगे नहीं, तब तक उससे पार कैसे पाएंगे? अहंकार यानी ईगो, वो मैं का भाव भी इसी से जुड़ा है। हमारी अपनी बनाई पहचान, पसंद नापसंद, मान्यताएं, जो अक्सर हमारी तकलीफ का कारण बनती हैं। स्रोत बताते हैं कि ये किताब इन संघर्षों को ईमानदारी से दिखाती है। इसका मतलब ये है कि ये आध्यात्मिक जागरूकता को कोई जादुई, आसान रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि एक वास्तविक, चुनौतीपूर्ण इंसानी यात्रा के रूप में सामने रखती है। ये यथार्थवादी नजरिया शायद पाठकों को कहानी से और किरदारों से ज्यादा गहराई से जोड़ता है। और भाषा की वो सरल लेकिन गहन वाली बात, एक संतुलन बनाना अपने आप में मुश्किल होता है। हाँ, अक्सर सरल भाषा ऊपर ऊपर की लगती है और गहरे विचार भारी भरकम भाषा में खो जाते हैं। ये कैसे साधा गया होगा? हाँ, देखिए यही इस किताब की खासियत लगती है। जैसा हमें जानकारी से पता चलता है, सरलता इसे सबके लिए आसान बनाती है, चाहे कोई दर्शन पढ़ता हो या आम पाठक। लेकिन विचारों की गहराई ये पक्का करती है कि पाठक को सोचने के लिए भरपूर मसाला मिले। ये शायद इस गहरे सच को भी दिखाता है कि सबसे गूढ़ बातें जरूरी नहीं कि सबसे मुश्किल शब्दों में ही कही जाएं। कभी कभी सबसे गहरे अनुभव सबसे सरल भाषा में ही खुद को जाहिर करते हैं। ये पाठक को बिना डराए धीरे धीरे गहरे पानी में उतरने का मौका देती है। तो अगर हम इन सभी बातों को जोड़ें तो जैसा कि स्रोत बताते हैं, सतोरी सिर्फ एक उपन्यास या कहानी नहीं है। ये उससे कहीं आगे जाकर खुद पर सोचने और खुद को खोजने का एक असरदार माध्यम बन जाती है। ये पाठक को अपने अंदर झांकने, अपने जीवन के उन बड़े सवालों पर सोचने का मौका देती है जिन्हें हम रोज की भागदौड़ में भूल जाते हैं, और शायद मन की शांति और जीवन के अर्थ की एक नई समझ खोजने के लिए प्रेरित करती है। हाँ, और ये प्रेरणा सिर्फ दिमागी या तार्किक लेवल पर ही काम नहीं करती। कहानी का जो भावनात्मक पहलू है, किरदारों के संघर्ष और अनुभव, संवादों की गहराई और भाषा की सहजता, ये सब मिलकर एक ऐसा पूरा अनुभव बनाते हैं जो पाठक के दिल को छू सकता है, उसे अंदर तक शायद हिला सकता है और उसे अपनी खुद की आंतरिक यात्रा शुरू करने के लिए एक हल्का सा धक्का, एक प्रोत्साहन दे सकता है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए प्रेरित करने वाली रचना लगती है। तो निमित ओझा की सतोरी के बारे में हमारी इस बातचीत का सार क्या निकला? जो सारांश हमारे पास हैं उनके आधार पर तो यही लगता है कि ये किताब महज एक उपन्यास से बढ़कर है। ये आध्यात्मिक जागृति की तलाश में एक गहरी, निजी और अंदरूनी यात्रा पर निकलने का एक तरह का न्योता है। और ये बहुत ही सरल, आसान भाषा में अस्तित्व, इंसानी दुख दर्द, भ्रम, अहंकार और आखिर में खुद को जानने जैसे बेहद गहरे और गंभीर विषयों को छूती है। और जो बात यहाँ सबसे ज्यादा नोट करने वाली है, वो है सतोरी का असली मतलब। वो अचानक बिजली की तरह कौंधने वाला आत्मबोध। जैसा कि स्रोतों से साफ है, ये किताब इस विचार पर बार बार जोर देती है कि सच्चा ज्ञान, सच्ची शांति और जीवन का असली मतलब बाहरी दुनिया की चीजों में या कामयाबियों में नहीं है, बल्कि वो अपने ही अंदर गहराई में उतरने से, खुद को जानने से मिलता है। ये बाहर कुछ पाने की बात नहीं, भीतर कुछ होने की बात है। ये एक अंदरूनी बदलाव है, कोई बाहरी अचीवमेंट नहीं। ये भीतर जो धुंध छाई है, उसके हटने और सब कुछ साफ दिखने का पल है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अगर वाकई गहरा सत्य और शांति भीतर की यात्रा का ही नतीजा है, जैसा कि ये किताब और इसके स्रोत इशारा कर रहे हैं, तो आज इसी पल अपनी उस अंदर की दुनिया की खोज शुरू करने के लिए
वो सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है? जरूरी नहीं कि इसके लिए फौरन कोई किताब पढ़ी जाए या कुछ बड़ा किया जाए, पर अपने अंदर झांकने की वो पहली खिड़की वो कैसे खोली जा सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।